हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर आर के सर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को जारी रखते हुए हम आज चलते हैं मूल कॉन्सेप्ट को करने। उसके पहले मैं बता दूं कि पिछला क्लास हमने किया था, बेसिकली हमने किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर, जिसमें हमने 5 बेसिक लॉज किए थे जो कि एनसीईआरटी में है। लेकिन एक और लॉ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, उसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, जिसको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने उसको अलग से किया है। ये नहीं कि गलती से छूट गया है, उसको अलग किया गया है। और मैंने मोल कॉन्सेप्ट के उसके बदले में कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक चाहिए था, प्रिलिमिनरी जैसे नींव होता है ना, जो जैसे कि एटॉमिक मास हुआ, रिलेटिव मास हुआ, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास हुआ, फॉर्मूला मास, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको ये सेक्शन ठीक से समझना है तो आपको पिछला वीडियो देख लेना अच्छा रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो भी देख ले तो मोल कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, प्लस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देने वाला हूँ, जिसको कि मैं अब इस क्लास में शुरू करूंगा। तो चलते हैं, छूटे हुए जो लॉ है उसको पढ़ें। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस किसने प्रपोज किया था? रिक्टर ने किया था। और कब किया था? 1792 में किया था। उन्होंने कहा था कि when two elements combine separately with definite mass of third element, तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देके ही समझाना शुरू करता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। when two elements, पकड़ लीजिए दो एलिमेंट्स में ले लेता हूँ हाइड्रोजन और एक एलिमेंट लेता हूँ सल्फर, कॉम्बाइन सेपरेटली विद द डेफिनिट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट में ले लेता हूँ, ये फिक्स्ड मास है, डेफिनिट है, ये डेफिनिट मास है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये लोग जब सेपरेटली ऑक्सीजन से करते हैं रिएक्ट, देन देयर मासेस इन व्हिच दे डू सो, ये जो जिस मास से इसे रिएक्ट करेंगे है इज ईदर, अब चलिए कंपेयर, इज ईदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन व्हिच दे कंबाइन विद ईच अदर। अपने बीच में भी जब कंबाइन करते हैं उसके साथ में इसका रेशियो देखिए जो कॉम्बिनेशन का था वो या तो इक्वल होगा या सिंपल होल नंबर रेशियो होगा मल्टीपल। ठीक है, देखते हैं, मतलब वैसे तो समझ में नहीं आ रहा है, देखें तो पॉइंट समझे। पहले एलिमेंट है हाइड्रोजन और उसको मैं थर्ड जो है फिक्स्ड उसको ले लेता हूँ O2 से रिएक्ट करवाता हूँ तो बनता है H2O। ठीक है, और सेकंड क्या लिया मैं? सल्फर, उससे मैं रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन का तो क्या बनता है? SO2। ये तो आप जानते हो। अब देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन में होने के चलते प्लस यहाँ पे देखो O2 है, एक मोल यहाँ पे फिक्स तो लेना पड़ेगा मास ना, तो आगे ना फिक्स डेफिनेट मास लेना है तो 32 ग्राम्स ये तो ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 एटम का 1 ग्राम होता है, यहाँ पे 2 है फॉर मॉलिक्यूल और 2 है आपका फॉर दिस 2 मोल्स, तो यानी कि 4 ग्राम, ग्राम में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 32 ग्राम्स हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का लिया गया। यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 मोल होता है 32 ग्राम्स और ये भी 32। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, अब देखिए डेफिनेट मास में है, उनको नहीं देखना मुझे देखना है इसको और इसको, इनका रेशियो क्या बनता है देखिए, तो H/S का रेशियो क्या बनता है, तो 4 है यहाँ पे इस टू 32, काट के लिखिए आप 1:8 या फिर आप लिख सकते हो 1/8। तो करना क्या, तो हो गया सर? नहीं हुआ। अब क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट करवाना है। तो होता है क्या रिएक्ट? हाँ होता है, H2 प्लस S gives you H2S। तो इनका रेशियो देखें तो 2 ग्राम से इज टू 32, तो इसमें क्या बनता है, ये H/S इज इक्वल टू 2:32, तो ये काट के 1 और ये 16, यानी कि 1/16 हो गया। अब ये दोनों जो आए ना आपके वैल्यूज, ये देखने हैं ये जो वैल्यू है सेम होगा, सेम है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो
इन विच जिस रेशियो में एक है तो सम होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इसका रेशियो आप करें तो क्या हो गया 1/60:1/8। अब फ्रैक्शन में रहे तो हम तो पहले भी बता चुके हैं कि इसको आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना तब सिंपल रेशियो आप बना सकते हो। तो 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1:2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिंपल आ गया ना, सम होल नंबर मल्टीपल आ गया ऑफ द रेशियो, आया ना, सिंपल रेशियो में आया ना, सिंपल रेशियो में तुम आ गया। यही था इसका मतलब। शायद आपको ठीक से क्लियर ना हो तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो देखिए इस बार लेते हैं सी और एस ले लेते हैं और थर्ड को हम मान लेते हैं ओ। तो सी प्लस O2 CO2 बनाता है और S प्लस O2 SO2 बनाता है। रेशियो क्या बना यहाँ पे 12 और यहाँ पे 32 राइट लिख दीजिए आप। यहाँ पे क्या बना 32:32 बना। ये फिक्स्ड डेफिनेट मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया O2। अब इनका दोनों का रेशियो लीजिए, इन दोनों का रेशियो तो क्या बनता है आपका, तो C/S बनता है आपका 12 अपॉन लिख देते ना, फ्रैक्शन में तो लिखना है, तो 4 3 एंड 4 8 तो ये 3/8 आ गया। ये तो हो गया ये थर्ड के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में कार्बन रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ सल्फर रिएक्ट किया। अब ये एक दूसरे के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो ये भी रिएक्ट कर सकता है, तो ये बनता है CH2। ठीक है, अब देखना होगा कि पहले इसका रेशियो तो निकाले, तो ये कितना 12:2, यहाँ पे 32 था 64 हो जाएगा, तो ये आ गया। इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसमें, तो कितना हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं 4 3 जा फिर आएगा और यहाँ पे 4 1 जा 2 आया 4 6 जा, तो यहाँ पे हो गया C/S इज इक्वल टू 3/16 आया। अब ये दोनों रेशियोज फिर इक्वल नहीं है, लेकिन सिंपल मल्टीपल रेशियो, सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स हो सकते हैं। देखें होता है, देखिए इनको 3/16 इज टू 3/8 मल्टीप्लाई करेंगे ना एलसीएम करके 16 से कट जाएगा 2 इज इक्वल टू 3:6, तो कितना होगा 1:2, क्योंकि 3 1 जा 3 2 2, तो फिर आ गया सिंपल रेशियो। तो यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब एक्चुअली क्लास शुरू होगा मोल कॉन्सेप्ट पर। अब चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बता दूं, मोल तो कॉन्सेप्ट ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं, केवल ये चैप्टर ही पढ़ लोगे मोल कॉन्सेप्ट आप चैप्टर में उठाओगे पढ़ोगे खत्म नहीं। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको पीछा करेगा 11 में, आपको पीछा करेगा 12th में। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये मोल्स आ जाएंगे आपके बीच में, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चा समझ लेता है मोल कॉन्सेप्ट उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाता है। मैं मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट एक्चुअली पिछले वीडियो में ही कर दिया था। कैसे, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद फॉर्मूला मास, ये सब चीज मैं वहाँ पे बेसिक थिंग्स डिस्कस कर लिया था ताकि आपको क्लियर कर सकूं झट से। यहाँ पे तो मोलर मासेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, केवल तो हम एटॉमिक मास बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे, फॉर्मूला मास बोल रहे थे, ये मोलर मासेस क्या उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और मैं वादा करता हूँ अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से आप ध्यान से सुनोगे देखोगे तो अवश्य ही आपका मोल कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम करने में, आपको आइडियाज अपने आप आ जाएंगे। मैं समझा दूंगा इतने अच्छी तरह से कि आपको मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए मोल एक्चुअली है क्या। मोल एक मेजरमेंट, एक तरह से मेजरमेंट कहते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े आप, तो 7 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन से के पढ़े थे आप, मास के लिए पढ़े थे आपने केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, उसी तरह से आप अमाउंट ऑफ करंट के लिए एम्पियर, उसके बाद टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैंडिला पढ़ा था आपने ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जानना है किसी चीज का तो हम लोग उसका ऐसा यूनिट मोल लिखते हैं, MOL क्यों लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक मोल में कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं या एंटिटीज होते हैं,
तो ये नंबर है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखने में बहुत भयानक लग रहा है। ये पहले मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स या एंटिटीज क्या है उनके बारे में बता दें। तो छोटे छोटे हम जो डिस्क्रीट कल्पना कर सकते हैं पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस का, उसी को हम लोग एलिमेंट्री एंटिटी कहते हैं। वो आप एटम के फॉर्म में सोच सकते हो, आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में सोच सकते हो, आयन के फॉर्म में सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो आयन एंड मॉलिक्यूल और एटम थोड़ा समझ में आया, लेकिन आयन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं समझ में तो रहा है। तो आप ऐसा देखे होंगे कि फॉर्मूला मास जब मैं लिखा था तो NaCl लिखा था। अगर इस NaCl को मैंने बताया था कि Na 6 क्लोरीन एटम से घिरा हुआ है, एक Cl 6 Na के से घिरा हुआ एटम से, तो इनको अगर पानी में डाल दिया तो ये सॉल्युबल इन वाटर है, तो ये ऐसे बिखर जाएंगे, ऐसे बिखर। तो इनके भी नंबर्स गिन सकते हैं, इसके भी गिन सकते हैं, और वो फिर नंबर्स आ जाएंगे। तो नंबर्स क्यों बोल रहे सर? तो उसको मास लीजिए और फिर 1 मोल कॉन्टेंट जितना एलिमेंट नंबर ही से बताएंगे हम, तो नंबर्स उसका भी खोज सकते हैं। फिर आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं आप सर, ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आप जानते हो कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो अगर एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो ये दिया है नंबर, उतना फ्लो करेंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, और फिर उससे यूनिट बनता है इलेक्ट्रिसिटी। आप क्लास 12 में ठीक से पढ़ोगे। तो ये पॉइंट्स आपको समझने होंगे। ये जरूरी नहीं है केवल इतने ही होंगे, कोई और पार्टिकल स्पेसिफाइड ग्रुप आप ले सकते हो, रेडिकल जैसे, या पॉली एटॉमिक एटम्स कहते हैं, जैसे आप लिख दिए CO3 या SO4 सल्फेट कार्बोनेट, ये रेडिकल्स या पॉली एटॉमिक एटम्स है। तो ये भी अपने कह सकते हैं कि कितना मोल, एक मोल लिया गया तो कितना होगा, तो इतना ही होगा जो नंबर दिया। ये नंबर क्या है थोड़ा सा बताएं। ये नंबर फिक्स नंबर है जिसको कि हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं बाय द लेटर n। और ये पाए जाते कैसे? तो पाने के लिए तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन इसको याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6.02 टू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पर देखिए यही तक मैं बताया, ये जरूरी नहीं है। तो आपको लर्न ये बुक की है वैल्यू, और आपको मेन वैल्यू ये पढ़ना है। अब देखिए इसको समझाने के लिए हम देखते हैं कि कैसे समझें। तो पहले हम 1 मोल ऑफ, माने इतना नंबर पता नहीं है, 1 मोल मान लेते हैं कि 12 ग्राम्स होता है 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन 12 की बात हो रही है, कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 क्या होता है इसके बारे में बता दें। कार्बन 12 में देखिए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मिलकर उसका मास 12 पकड़ता है। ये 12 क्या है? रिलेटिव मास है, मतलब एक एटम का जितना मास होता है, हाइड्रोजन पकड़ लीजिए या 1/12 ऑफ कार्बन पकड़ लीजिए, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कार्बन तो है ही ऑलरेडी, तो उस तरह से वो 12 देगा। अब किसी किसी कार्बन में न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, एक बढ़ गया तो कितना होगा? 13 हो जाएगा मास। 2 बढ़ जाएगा न्यूट्रॉन तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा मास। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कार्बन 13 आ जाता है, कार्बन 14 आ जाता है, जिनके बारे में हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। इनको आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इनका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी इनसे हैवीनेस बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ जाएगा, ये सब थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी ये एकदम हूबहू कार्बन कार्बन ही कहलाएंगे, कार्बन 12 ही कहलाएंगे। कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बहुत कम क्वांटिटी में है, तो जो जनरल पाए जाते हैं उन्हीं को लेकर 98 पॉइंट समथिंग मिलता है %। तो यही तो मास मिलेगा हमको, इसी से इसको देखते हैं। तो कार्बन 12 लेते हैं और पता लगाते हैं कि अगर 12 ग्राम दिया हुआ मुझे, जिसको कहा जा रहा है यहाँ पे 1 मोल, मोलर मास कहा जाता है। इसका मतलब क्यों मोलर मास कहा जा रहा है, समझे? तो कार्बन, एक कार्बन का एटम जो होता है उसका मास हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? इसको देखिए 1.99 लिखा, मैं 2 लिख देता हूँ, 10 टू द पावर -23 लिखा हुआ ग्राम। तो इससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने बनेंगे? तो आप काटिए, 6 हो जाएगा और ये चला जाएगा 23 यहाँ पे। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा? एटम्स ऑफ 12C, माने इस आइसोटोप का कार्बन का आइटम इतने सारे पाए जाएंगे। देखिए ये तो यही नंबर हो गया ना, कि देखिए मैं क्या राउंड फिगर कर दिया, डाउन फिगर नहीं करते थे, डेसिमल्स में आ जाता आंसर 0.22 यहाँ पे लिख देता। तो ये जो आपको याद जो करना है यही कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये है एवोगाड्रो नंबर। लेकिन एग्जैक्ट एवोगाड्रो नंबर लिखने के लिए पूछते, क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी को लिखिएगा,
कभी भी उसको मत लिखिएगा, नहीं तो आप 4 नंबर गंवा नहीं 5 नंबर गंवा दीजिएगा और मुझे गाली दीजिएगा। एन का वैल्यू यही है। हाँ, एजम्पशन करके न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो तब ये वैल्यू लेना, नहीं तो मत। ये वैल्यू आपको लर्न करना है, कैलकुलेशन जब करोगे तो इसको यूज कर सकते हो, ये मैंने कहा। अब तो ये बात समझ में आ गई, तो कोई भी आप ये तो 12 ग्राम हमने मोलर मास लिया इसका किसका कार्बन का, तो मुझे ये नंबर मिला। मैं अगर 16 ऑक्सीजन ले लेता और उसका 16 ग्राम से लेता तो कितना होता, तो उसके 1 एटम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम से ये करते इन ग्राम से, तो इसको काटते, हम नहीं लिख रहे हैं इसको जो समझाने के लिए, तो ये काट के जो आंसर आता वो भी 6.022 10 to the power 23 ही आता। तो नंबर ऑफ एटम्स, इसके भी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी आएंगे यही आएगा, ठीक है। तो हमेशा आप मोलर मास लोगे, एक पर्टिकुलर मास लोगे, तो देखा गया वो मोलर मास ही होता है। मोलर मास क्या होता है उसको और डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे है जो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये तो समझ में आ गया कि एटॉमिक मास को आपने ग्राम में लिखा, उसको ग्राम एटॉमिक मास, उसको 1 ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, 1 ग्राम, इसको पूरा लिखिएगा, जी मत लिखिएगा खाली, एटॉम 1 ग्राम, एटम का मतलब क्या होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, है ना, एकदम सही। नहीं, गलत। गलत क्यों है? गलत इसलिए कि ये है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम नहीं, 1 अलग है, 1 ग्राम अलग अलग नहीं है, 1 ग्राम एटम नहीं है, 1 और ग्राम एटम, ग्राम एटम यानी ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ केस क्या चीज ले रहे हो आप मान लीजिए कार्बन 12 लेते हो, तो ये 12 ग्राम होगा। यानी कि आप अगर लिखते हो कि 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12, तो ये हो जाए 12 इंटू 5 60 ग्राम। अच्छा, अगर मैं मॉलिक्यूल ले लेता तो क्या कहता, ऑक्सीजन जैसे एटम में नहीं लेके मैं ले सकता हूँ ना, जानते हो आप ये क्या है, डायटोमिक एलिमेंट है, इसमें एटोमिसिटी 2 होती है, 2 एटोमिसिटी वाला है। तो इसका ऑक्सीजन एटम नहीं मॉलिक्यूल लेता हूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो ये 32 ग्राम होगा, बताऊंगा कैसे। हाँ, तो ये कि इसका मतलब क्या हुआ, 31 ग्राम लिख रहे इधर 32 नहीं, तो 1 लिखे, ये ग्राम मॉलिक्यूल मैंने लिखा, ग्राम नहीं लिखा, 1 ग्राम नहीं कह रहा हूं मैं, ग्राम मॉलिक्यूल, एक बार ग्राम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक बार ग्राम एटॉमिक ले रहा हूँ, एक बार ग्राम मॉलिक्यूलर ले रहा हूँ मास, ये मास समझिए एक तरह से, ये ग्राम 1 ग्राम, 1 यहाँ पे लगा हुआ ऐसे, ये पूरा एक ब्लॉक है और यहाँ पे आप 1 लगा दो, तो ये क्या कहलाएगा, 1 इंटू ग्राम एटॉमिक मास। अगर यहाँ पे 5 लगा दे तो 5 ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। 5 ग्राम थोड़ी कहते, नहीं 5 नहीं 60 ग्राम होगा फॉर कार्बन, ये कार्बन की बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कार्बन का बताया, अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, तो ये मान लीजिए उसी तरह से इसको हम ले लेते 3 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है या मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, दोनों लिख सकते हैं, या 3 ग्राम molecular mass of oxygen, तो ये होगा 3 इंटू 32 यानी कि 96 ग्राम्स। यहाँ पर भी यही होगा 3 इंटू 32 इज इक्वल टू 96 ग्राम्स। ये क्लियर होना चाहिए। देखिए 1 लिख दिया तो 1 ग्राम लिखे, 1 ग्राम नहीं पढ़िएगा, 1 रुक जाइए, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास की बात करें, मोलर जब दूसरा मोल लीजिएगा वो कैसे समझेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के नाम, एक सिंबल दिया हुआ है और उनका यहाँ पे यूनिफाइड मास दिया हुआ है, यानी कि रिलेटिव मास दिया हुआ है। आप हाइड्रोजन को 1 पकड़ लीजिए, कार्बन को 12 पकड़, 1/12 की, मैं हाइड्रोजन को 1 पकड़ के कहूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा समझाने के लिए। हाइड्रोजन का 1 अगर पकड़ते हैं, आप जानते हो क्यों 1 पकड़ते हैं, क्योंकि हम लोग डिवाइड करके देखे AMU से डिवाइड किए थे ना, तो 1.008 कुछ आया था, AMU हो गया था,
तो उसको ऑलमोस्ट 1 पकड़ लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, उस हिसाब से 16 गुना हाइड्रोजन का, कार्बन का 12 है, सोडियम का 23 है, 56 है आपका Fe का मैंने आयरन का, एंड सल्फर का आपका 32 है। U है यूनिफाइड मास। क्या है U? U है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास, तो इसको, इसी एलिमेंट को मैं इधर लिखता हूं H, इस U को हटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, 1G कर दोगे तो ये मोलर मास बन जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन है, उसका यूनिफाइड मास 16 है, 16 ग्राम्स कर दो, इन ग्राम्स लिख दोगे तो वो मोलर मास इन ग्राम्स हो गया, ठीक है, इन ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आप C ले लेते हो और उसका 12 U है तो 12G लिख देते हो, तो ये मोलर मास हो गया। ये Na है और आप इधर 23 लिख देते हो, U को हटाकर G दे देते हो, तो ये आपका मोलर मास ऑफ सोडियम। ये पूरा मोलर मास ऑफ एटम्स कर रहे हैं हम, समझे ना। Fe आप ले लेते हो तो उसका 56G हो जाएगा, सॉरी 56G हो जाएगा। उसके बाद आप सल्फर लेते हो तो ये 32G हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्पेस रखा हूं कुछ कारण से। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम ले रहा हूं ना, इज इक्वल टू n number of atoms। 16 gram of oxygen atoms is equal to n number of oxygen atoms। आप 12 grams of carbon atoms लेते हो तो n grams of n atoms n numbers of क्या, कार्बन एटम्स बनेंगे। उसी तरह से आप अगर सोडियम ले लेते हैं एटम 23 ग्राम्स, तो भी ये n एटम्स ही देते हैं नंबर। Fe आप 56 लेते हो तो 56 grams of Fe atoms will give you n atoms of Fe। सल्फर, आप सल्फर 32 ग्राम्स ले लेते हो, सल्फर का एटम वजन उसका ले लेते हो, तो ये कितना बनाएगा, ये आपका n एटम्स ऑफ सल्फर बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये अलग अलग दे रहे हैं लेकिन ये तो फिक्स्ड, हाँ वही तो मोलर मास है, ये है सब मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। अब ये n क्या है, तो n तो आप जान गए हो कि n क्या है। n इज ए कांस्टेंट वैल्यू, जिसको कि एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, और उसका वैल्यू कितना होगा 6.022 10 to the power 23। ये एलिमेंट्री कुछ भी पार्टिकल्स ले सकते हो, पार्टिकल्स। यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है एटम्स। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स में भी एप्लीकेबल है, तो देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स में होता है कि चेक करने में क्या दिक्कत है। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक करेंगे। तो देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं मैं, O2, उसके बाद मैं लिख रहा हूं H2, N2, और क्या लिखूं मॉलिक्यूल्स में, चलिए दे देता हूं CO2, SO2 दे सकता हूं ना, ऐसे दे दिया मैं। अब इनका पहले आप फॉर्मूला मास निकालिए, कैसे निकालिएगा, 16 into 2 is equal to 32U, ठीक है। U मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ। ये 1 into 2 is equal to 2, ये 1 into 14 is equal to, sorry 2, sorry 14 into 2 is equal to 28। यहाँ पर अब समस्या आ जाएगी कैसे। अब समस्या कुछ नहीं है, आप देखिए एटम्स के हिसाब से देखिए, तो ऐसे सोचिए ये कितना है 12 होगा कार्बन का, प्लस साइन दे दीजिए, ऐसे से प्लस करके भी कर सकते हो, आप इंटू करने की जरूरत नहीं,
ऑक्सीजन का एक 16 है प्लस 16 फिर इंटू 2 भी करते थे, यही आता है। देखिए 44 हो गया। उसी प्रकार इसको करते हो तो 32 और इस ऑक्सीजन का 32 16 इंटू 2 कर दीजिए, 32 डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये 64 हो गया। ये सारे के सारे हम क्या है रिलेटिव मास यूनिट से कंपेयर किया हुआ है। एक कार्बन लेते हो उसको 1/12 करते हो मास, उससे कंपेयर करते हो तो इतना गुना वो बनता है। या कह सकते हो कि एक हाइड्रोजन के एटम का जितना मास है उससे इतना गुना ज्यादा इनके पास है। अब देखिए हाइड्रोजन 1 होता है ना तो वो 2 हो गया है, ठीक है। अगर यू लिख देते हो क्या यूनिफाइड मास कहलाता है, इसी को हम अब जी लिख देते हैं सब में, तो ये मोलर मास कहलाएंगे। क्या कहेंगे? मोलर मास। ये मॉलिक्यूलर मोलर मास है, ठीक है ना, वो एटॉमिक मोलर मास है, ये सब मॉलिक्यूल्स है। इनका भी मोलर मास जो है क्या देगा, ये n नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन क्या देगा मॉलिक्यूल्स देगा। ये n नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देगा। ये जो है n नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स देगा। ये जो है n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है। ये क्या देगा, n नंबर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स देगा। एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्पेस है, वो ये डिस्कस करेंगे कि ये तो मॉलिक्यूल्स था, वो एटम्स थे, इसको क्या कहिएगा आप? कार्बन तो वहां पे था, लेकिन कार्बन को यहाँ पे रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, क्योंकि मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक में उसके मॉलिक्यूल में भी एक ही एटम होता है। तो इसको अगर ऐसे कहें कि 12 ग्राम्स है तो n सब n नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स भी कह सकते हैं और कार्बन मॉलिक्यूल्स भी इसको कह सकते हैं। जिस तरह से आप देखना चाहते हो आप लिख सकते हो, दोनों बात यहाँ पे इसके लिए सही होगा। अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं ना, तो उसमें क्या है, तो उसी तरह का बोलिएगा ना, 23 ग्राम्स होता है। इसका एक प्रॉब्लम है, ये मॉलिक्यूलर ही मास कहते हैं इसको, एटम जनरली नहीं एक्सप्रेस करता है। इसको हम कहेंगे n नंबर ऑफ सोडियम। ये अकेले होता भी नहीं है, आयनिक फॉर्म में होता है, बताया था मैं। मॉलिक्यूल ज्यादा लिखिएगा, आप एटम्स भी लिख सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल ज्यादा लिखिएगा। एक्चुअली क्या है, ये एटम, ये मॉलिक्यूल भी है एटम भी है, लेकिन हम तो कहेंगे कि मोनो एटॉमिक है, कार्बन के जैसा नहीं है, मोनो एटॉमिक नहीं। सोडियम हो गया, कोई भी मेटल हो गया, ये एक एटम के रूप में पाए ही नहीं जाते, एक मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं, बल्क में पाए जाते हैं। इसलिए इसका हम लोग निर्धारण नहीं कर पाए ये मोनो एटॉमिक है या ये मॉलिक्यूल या केवल एटम का है। ये ऐसे नहीं करके इन्हें इनको या CuFe करके छोड़ दिया गया है। तो उसको कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाए कि सोडियम मोनोएटॉमिक है या नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो जस्ट उसका फॉर्मूला में लिखा हुआ है। जैसे आप लिखते हो ना O2 इज डायटोमिक, O3 इज ट्राइएटोमिक, जैसे P4 इज टेट्राएटोमिक कह सकते हैं ना, वैसे S8 इज माने 8 एटम वाला हो जाता है, तो उस तरह से कह सकते हैं। लेकिन सोडियम के केस में क्या है ना, सोडियम की नहीं, किसी भी मेटल के आयन की कहिए या उसके एटम के रूप में वो एक्चुअली इंडिविजुअल पाया ही नहीं जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं यूज करते हैं। भले ही एटम्स के रूप में गिनेंगे, लेकिन ये मैं ऑप्शन दे दिया, लेकिन ये दिमाग में रखने की बात कह रहा हूँ।
देखते हैं कि ये एटॉमिक नंबर जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 6.022 10 to the power 23। ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो नंबर है। तो ये एवोगाड्रो ने आविष्कार किया था, ये आविष्कार किया था, इन्होंने प्रतिपादित किया था, तो प्रूफ किया था। आविष्कार तो नहीं कर सकते थ्योरीज में, प्रूव करता है। तो उन्होंने प्रूव किया था कि ये नंबर आता है हर मोलर मास के लिए, एक मोल किसी का भी लीजिएगा। तो यहाँ पर सब 1 मोल लिया गया है। ये अगर वह 2 मोल्स हो जाते थे 64 हो जाता, ये अगर 4 मोल्स हो जाते थे 8 हो जाता है, अगर 3 मोल्स हो जाते थे इसको आपको 28 into 3 करना पड़ता है। ये अगर 5 मोल्स हो जाते इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6। वही वहां पे जब कहेंगे 5 ग्राम मोलर वेट, तो 5 ग्राम नहीं 5 ग्राम मोलर, तो यानी कि ग्राम मोलर जो है ये 44 into 5 ऐसे करना पड़ेगा। ये चीज बहुत क्लियर करना पड़ेगा आपको, तब जाके मोल कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट का एक और रिलेशन है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का वॉल्यूम के साथ में भी एक रिलेशन है। जैसे हम लोग मास के साथ में देखें, वॉल्यूम के साथ में, तो ये केवल किसके लिए एक्सक्लूसिवली हो जाता है, इसी से अलग से कर रहा हूँ। ये केवल गैसेस के केसेस में होता है, ये ऐसे सॉलिड या लिक्विड के केसेस में बात नहीं आती है। इसको केवल गैसेस के रूप में देखेंगे। और ये देखा गया है, पकड़ के चलिए कि हम लोग स्टैंडर्ड एसटीपी पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, चाहे एनटीपी पर बात करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बताया था। नॉर्मल टेम्परेचर T इज इक्वल टू आप 273 के कह सकते हैं, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, और प्रेशर नॉर्मल आप 1 एटमोसफेयर ले सकते हैं। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे तो समझ में आएगी बात। अब देखते हैं, कुछ भी कोई भी गैस आप ले लो, कोई भी गैस ले लो, उसका 1 मोल ले लो। 1 मोल का मतलब ग्राम्स में कह दो या नंबर्स में कह दो। जैसे मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ और कहता हूँ कि 1 मोल है ये, ठीक है। ये सब मैं 1 मोल ही लूंगा, जितने लूंगा भी 1 मोल लूंगा, ताकि समझाने में सुविधा हो। उसके बाद 2 मोल 4 मोल कर सकते। तो 1 मोल चलिए ऑक्सीजन लिख के मैंने लिख दिया ओजोन, ठीक है। ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ। इसका क्या ओजोन का नहीं होता? होता, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप 16 into 3 कर देते तो हो जाता, ठीक है। 16 into 3 कर देते हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करोगे आपको 32 ग्राम्स देगा। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। n मॉलिक्यूल्स, n बार बार लिखूंगा नहीं, यहाँ पर लिख देता फिर से। n is equal to 6.022 10 to the power 23, ये है n। ये मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पे। तो आपको पता चल गया कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो हमेशा उसके भीतर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। अच्छा, ये स्पेस कितना ऑक्युपाई करेगा? ऑक्युपाई स्पेस माने उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, स्पेस कितना ऑक्युपाई करेगा, यानी कि उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। 1 मोल लिया गया, सब चीज 1 मोल में बता रहा हूँ। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? मैजर करके देखा गया है कि एवोगाड्रो ने ही हेल्प किया था, 22.4 लीटर्स। इसको आप चाहो तो मिलीलीटर्स में लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा मिलीलीटर। तो ये था 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर आप मॉलिक्यूल में ले रहे हो 1 मोल माने हो गया ना। ये अगर आप एनटीपी पर लेते हो तो हमेशा आप पाओगे कि उसके पास वो जो वॉल्यूम स्पेस जो कवर कर रहा है वो 22.4 लीटर्स होगा या फिर 22400 ml होगा। ये कंफर्म्ड है। तो क्या किया, ऑक्सीजन के लिए क्यों सर आप कर सकते हैं? नहीं, ये 1 मोल में हाइड्रोजन भी लेता, उसका मास कितना मैं लिखता, तो उसका 1 होता है into 2, तो मैं 2 ग्राम्स लिखता। इसमें भी आपको कितना बनता? n मॉलिक्यूल्स होते हैं। n मॉलिक्यूल्स से ये कितना वॉल्यूम देता? इसका वॉल्यूम कितना होता? ये भी 22.4 ही लीटर होता, 22.4 लीटर से भी होगा। तो कोई भी गैस ले लीजिए आप, फिर नाइट्रोजन ले लीजिए तो कितना लिखो 14 into 2,
इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। इसका मतलब इसमें n मॉलिक्यूल्स है आपके पास में, और वो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा, वॉल्यूम 22.4 लीटर ही ऑक्युपाई करेगा। अब देखिए ये तो सब एलिमेंट्री नाम थे, कॉम्पाउंड्स नहीं थे, एलिमेंट्स थे। मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ तो क्या सिनेरियो बनेगा देखें। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पहले तो मास, मोलर मास यानी 12 प्लस 32 कीजिए, यानी कि 48 कीजिए ग्राम्स। इसमें भी आपको n molecules ऑफ CO2 मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और चूंकि n मॉलिक्यूल जब भी होगा, n मॉलिक्यूल जब भी होगा तो वॉल्यूम कितना, स्पेस कितना वो ऑक्युपाई करेगा एट NTP या STP 22.4 ये बात समझ में आ गई। उसी तरह से देखिए कुछ और भी ले लेते कंपाउंड, तो ले सकते थे। आप देखिए अब मैं ले रहा हूं कंपाउंड वाटर, क्या लिख रहा हूं, वाटर। इसका कितना हुआ, 1 into 2 plus 16, 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स तो n मॉलिक्यूल्स तो होंगे इसमें ऑफ वाटर। तो इसमें वॉल्यूम ऑक्युपाई कितना होना चाहिए, 22.4 लीटर्स। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। अब इतना सारा लिखते आ रहा हूँ इतना स्मूथली, और लास्ट में रॉन्ग हो गया, क्यों हो गया ये तो समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कंडीशन बताया था कि ये सारा का सारा कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स गैसियस फॉर्म में है। क्या ये गैसियस फॉर्म में वाटर है, वाटर इज नॉट गैसियस फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म नहीं है, इसको वाटर वेपर करना पड़ेगा, वाटर वेपर करना पड़ेगा तब ये गैसियस फॉर्म कहलाएगा। तो वाटर वेपर जब हो जाएगा तब यहाँ पे ये वाटर वेपर अगर आप ये हो मॉलिक्यूल्स में, तब ये राइट हो जाएगा आपका। अब ये राइट हो जाएगा, अब ये राइट हो, ये ख्याल रखिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है, अब जाके राइट होगा। तो ये वॉल्यूम के साथ में इसका कंपैरिजन करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड केसेस में, केवल गैसेस के संग में। लेकिन ये जो चीज है मोलर मास is equal to n and is equal to fixed volume for gases only। ये फिक्स्ड वॉल्यूम लिखा आपने, यहाँ पे आपने दे दिया वॉल्यूम, क्यों? अरे भैया आप टेम्परेचर तो चेंज कर सकते हो, आप प्रेशर तो चेंज कर सकते हो, तो क्या ये 22.4 रहेगा? प्रेशर आपने जब दाबा, प्रेशर बढ़ाया तो ये क्या होगा, 22 से 11.2 हो सकता है, हाफ हो जाए प्रेशर। आप मान लीजिए कंटेनर लियो और प्रेशर से उसको दाब कर नीचे करे तो प्रेशर डबल किए तो कम हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। या फिर आप टेम्परेचर गर्म करते हो चीज को तो फैलेगा ना कि नहीं फैलेगा, फैलेगा ना। तो ये फिक्स्ड कब है, जब ये 22.4 आपको खाली एनटीपी पर दे रहा है, ये हमेशा 22.4 नहीं देता है। हाँ फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, जो आप कंडीशन ले लोगे वो सबको दीजिए, सबके पास में वही वॉल्यूम आएगा, वी वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम आएगा, वी वॉल्यूम फिक्स्ड पकड़ लीजिए, फिक्स्ड वॉल्यूम वी आएगा, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम वी आएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब आप कंडीशन बता दोगे और सबका एक ही मोल लोगे। तो एक ही मोल, तो सर एक मोल बात बोलते जा रहे हैं, तो बताइए कि अगर उससे ज्यादा होता तो क्या होता। तो पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लेते हैं, ये मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 मोल लिखा हुआ है, दिक्कत कर दूंगे बाद में अपने मन में। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन का 1 मोल लिया गया और ये इतना स्पेस कर रहा है, मैंने इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। मैं अगर हाइड्रोजन ले लेता, मान लीजिए 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लेता, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेता, ठीक है, तो क्या होता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। 5 इंटू आप n करते कि नहीं होते, जितने नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स थे एक मोल में उसे 5 से मल्टीप्लाई करते। और उसी तरह से आपका 22.4 लीटर से एक मोल का था, एक मोल का नंबर n था, और एक n का आपका 22.4 लीटर था, तो उसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा यही बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर 5 मोल्स।
तो ये चेंजेस होंगे, आपको समझना पड़ेगा, ये क्लियर करना पड़ेगा, पॉइंट्स समझने पड़ेंगे, केवल खाली रट्टा मारने से ये चैप्टर नहीं खत्म होता है। और चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, तभी जाके मूल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं पहले बता दिया कि रट्टा मारने वाला चैप्टर नहीं है, मूल कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो इसके लिए अलग अलग ढंग के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चंस याद रखिए ये सब PYQs ही हैं आपके, तो इसलिए आपको दो फायदा होगा, एक तो प्रैक्टिस होंगे, दूसरे आप किस तरह के लेवल के आपको करने तैयारी होगी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सब नीट के ये PYQs है। अब देखते हैं, लिख रहा है कि इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए, बताना कि कितने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा है। इसमें लिखा हुआ है 18 ml, 18 ml ऑफ वाटर। अब 18 ml को आप ना 18 ग्राम भी लिख सकते हो। 18 ग्राम, अब वाटर का देखिए H2O होता है ना, उसको आप मोलर मास में देखिएगा तो 1 × 2 + 16 इज इक्वल टू 18, और इन ग्राम्स ले तो मोलर मास हो गया। ये मोलर मास है, तो इसको हमको पता चल गया कि ये n नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिया गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछने के लिए कहा है ना। अब चलते, ये तो A हो गया, B देखते हैं। B में कह रहा है 0.18 ग्राम्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना ग्राम हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, n/100, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वाला हो। C देखते हैं, C कह रहे हैं 10⁻³ मोल्स, 10⁻³ मोल्स, 10⁻³ मोल्स माने ऐसे कर दीजिए आप, मोल्स, ठीक है ना, मोल्स माने कितना हो गया, 18 से कर दीजिए, n/1000 हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और D कह रहे हैं 0.00224 लीटर्स ऑफ, देखिए वहां पे वाटर वेपर लिया हुआ है, वाटर वेपर लिया हुआ है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना 1 एटमॉस्फेयर 273 के जो मैं NTP में लिखा था वही है, तो आपको दे दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड ये है ना, तो ये तो यहाँ पे कितना 22.4 के रूप में लिखेंगे तब तक एक मोल बनेगा, तो इसको 1 2 3 यहाँ पर इतना से मल्टीप्लाई करना होगा, तब उतना जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 22 सॉरी 3 4, तो सॉरी यहाँ पे नहीं, 22.4 अपॉन 10⁻⁴ हुआ था ना, तो डिवाइड बाय ⁻⁴ करेंगे तो ये हो जाएगा n/1234 मॉलिक्यूल्स। तो अब देखिए, आपको बताइए कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे n को डिवाइड करें 100 से, इसको डिवाइड करें 1000 से, इसको डिवाइड करें 10,000 से, तो n मॉलिक्यूल्स ही तो मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन आपका A राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम लिया गया 12 ग्राम, हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, इतना इजी तो पूछा, हम लोग तो थ्योरी में बता रहे थे। 1 मोल है ऑफ कार्बन एटम, और कह रहा है ये 12 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो ये तो 1 मोल हो गया, तो 1 मोल में इज इक्वल टू n एटम्स, that is equal to 6.022 10⁻23 एटम्स। अब ये जिसके पास होगा वही ऑप्शन आपको सही है। देखते हैं यहाँ पे 6.022 ठीक है, यहाँ पे 10⁻22 कर दिया, यहाँ पे 12 × 10⁻22 कर दिया, यहाँ पे 6.022 10⁻23 है, तो ये C ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, a mixture of gases contains
H2 and O2 gases in ratio of this? What is the molar ratio of the two gases in the mixture? कह रहा कि अब एक चीज और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन करने के पहले हिंट दे दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कहा गया 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है और कहा जाए कि बताइए, ये आपको दिया हुआ है, वेट आपको किसी ने दे दिया और कहा कि बताइए कि इसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन में बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो बोला कि 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमने दिया आपको, आप बताएं कि इसमें कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स बताना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो वेट दिया हुआ है उसको आप मोलर मास इन ग्राम्स जो है उससे डिवाइड करोगे। ये वेट इन ग्राम है और मोलर मास इन ग्राम, तो क्या होगा ये, तो मोल्स ऑफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 32। जी तो लगा हुआ है तो जी कैंसिल हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके पास 2 मोल्स थे। अब क्वेश्चन में चले जाते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे आपको रेशियो किस फॉर्म में दिया हुआ है, जो वेट के या मास के हिसाब से, डब्ल्यू के हिसाब से दिया हुआ है। आपको रेशियो खोजना है किसमें, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। अब टू गैसेस को हमको किस रेशियो में खोजना है, मोलर रेशियो में। तो हम ये मास वाला रेशियो को मोलर रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे। चलते हैं, देखते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ मोलर रेशियो कर देते हैं, H2 and O2 is equal to, तो यहाँ पे दिया हुआ था पहले 1:4 दिया हुआ था, इसको ग्राम्स में पकड़ लीजिए कुछ लिए समझने के लिए। 1 ग्राम दिया हुआ था, 4 ग्राम दिया था, वेट ऐसे। अच्छा, अब मोल्स में करने के लिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए क्या किया था आपने, आप जानते हो कि आपने मॉलिक्यूलर मास से आपने डिवाइड किया था इन ग्राम्स, तो इसको डिवाइड कीजिए, 32 कर दीजिए आप, ठीक है, 32 ग्राम। और इसको इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना होगा मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन का, 1 × 2 2 1 ग्राम्स। जी सब काट दीजिए, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे 4, तो 1/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 is to 1/8, और एलसीएम में मैं कहता हूँ ले लीजिए, तो 8 4 1, तो 4:1 रेशियो जिसके पास होगा वो सही है, वो है ये। आंसर मिल गया, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, 2016 का है। क्या कह रहे हैं कि सपोज द एलिमेंट्स x एंड y combine to form 2 compounds। एक कंपाउंड है XY2 एंड सेकंड है X3Y2। when 0.1 mole of XY2, 0.1 mole of this weighs 10 gram and 0.05 mole of this weighs 9 gram, तो the atomic weights of x and y, तो अब x and y का सेपरेटली बताना कि उसका एटॉमिक वेट कितना है। अब देखिए ये एक 0.1 मोल है, 0.05 मोल है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कंपेयर करने में दिक्कत होगा ना। तो हम क्या काम करते हैं, इसको हम 1 मोल में लेके आते हैं। तो 1 मोल में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसको भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 100 ग्राम्स, ठीक है। इन दिस केस देखें तो हम क्या करेंगे, तो इधर से तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लेसेस जाएगा, और डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 कट जाएगा। तो वही काम इधर भी करेंगे, मोल्स। ये कितना है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 900 कर दोगे आप पहले, और डिवाइड बाय 5 20, तो ये 180 ग्राम्स देगा। तो इस तरह से हम पहले इसको अलजेब्राइक इक्वेशन, सिमल्टेनियस इक्वेशन तो आप 9-10 पढ़े हो, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। कैसे,
यहाँ पे अब लिखेंगे हम कि हम x 1 लिए हैं फर्स्ट वाले केस में, इक्वेशन मान लेते हैं, और y हमने 2 लिया है, और वो दोनों मिलाकर कितने 100 ग्राम्स बनाते हैं। उसी तरह से मैं सेकेंड केस में ऐसे मानता हूँ 3x लिया गया है प्लस 2y लिया गया है इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। अब इसमें इक्वेट करेंगे, इसमें जो इक्वल है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा -2x इज इक्वल टू -80 ग्राम्स। ये दोनों काट दीजिए आप, माइनस साइन कट गया, आपका x इज इक्वल टू 80/2 ग्राम्स इज इक्वल टू 40 ग्राम्स आ गया। क्या आ गया आपके पास? x का वैल्यू आ गया। अब इसमें हम वैसे ही देख लें तो शायद आंसर मिल जा रहा है, ये शायद आंसर मिल रहा है, x का तो 40 इसी में है, लेकिन फिर भी हम जज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, फर्स्ट वाले को ही ले लेता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है ग्राम्स, ठीक है। अब 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 ग्राम्स माइनस x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 ग्राम्स माइनस x का जो वैल्यू लिखिए कितना है? 40 है, 40 ग्राम्स लिखिए अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 60/2, तो ये हो गया 30। देखिए ये दोनों आंसर आपके हैं 40 एंड 30। बहुत इजी था। अब लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट को, हाँ यहाँ पे कुछ करना नहीं था, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट, हाँ ये वाला मोल में करना। अब देखिए मोल में 1 मोल में आप किए, ये भी कर सकते थे। कितने बच्चे कहेंगे नहीं सर हम 0.1 में कर देंगे, सबको 0.1 में कर देते हैं, सब कोई कहता नहीं हम 0.05 वाले फॉर्म में करेंगे, और तो दोनों एक ही मोल नंबर लेना चाहिए। यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे 1 लीजिए, आप जो लीजिएगा फिक्स लीजिए दोनों तरफ, तब ये बैलेंस हो जाएगा और आंसर आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप 1 मोल, लेकिन 1 मोल लेना इजियर मेथड है। अब चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उसमें लिखा हुआ 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास जो है 24 है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास 16 है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास 7 है, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास 108 है। अब हमको खोजना है कि किसके पास सबसे ज्यादा चारों में नंबर ऑफ एटम्स है। तो पहले नंबर चलते हैं आपका मैग्नीशियम के पास में, तो 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम होता तो उसके पास कितना होता? n नंबर ऑफ एटम्स होता। हम एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स तो है तो कितना उसके पास 1 ग्राम, यूनिटरी मेथड कर देंगे, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू n/24 एटम्स, याद रखिए एटम्स बोलना। अब नंबर 2 देखते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया हुआ 16, तो आप दो तरह से ले सकते हो, एटॉमिक मास नहीं लेके इसका मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए। तो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास में आप दो तरह से इसको कर सकते हैं, जो मैं दोनों बता दूंगा, तो पहले सॉल्व कर दूं। तो इसको 32 ग्राम्स ले लीजिए मॉलिक्यूलर मास, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें एटम जो बायोएटॉमिक है डायटोमिक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इतने एटम्स होंगे आपके इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, डबल हो जाएगा। मैं सब उसी कह रहा हूँ, फिर समझा दूंगा उसको। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू n/32, जो कि 16 हो जाएगा, n/16 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो आप जानते हो कि 7 ग्राम्स ऑफ लिथियम दिया हुआ है यहाँ पे एटॉमिक मास, तो इज इक्वल टू n एटम्स ऑफ लिथियम। तो 1 gram of lithium will give you n/7 atoms of lithium. ये atoms of magnesium है, ये atoms of O है, ये atoms of lithium है, और फाइनली बचता है आपका 108 ग्राम से एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, और 1 ग्राम का खोजना है तो 108 ग्राम is equal to n atom होगा एटम्स, और therefore
therefore 1 gram of silver is equal to n upon 108 atoms of silver. अब इसमें आप कंपेयर कर लीजिए, एक है आपका कितना n upon 24, n upon 16, n upon 7 and n upon 108, जिसका वैल्यू नीचे में सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा उसके पास एटम होगा। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा होता है। डिनोमिनेटर का वैल्यू जब बड़ा होगा तो नंबर छोटा हो जाता है, न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा हो तो नंबर बड़ा हो जाता है। यहाँ पे न्यूमरेटर के n सब है, कोई नहीं चेंजेस है, कोई चेंजेस फिक्स्ड है, तो हम डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वाला सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये बनता है लिथियम का। इस हिसाब से मेरा लिथियम जो है आंसर बनेगा यहाँ पे। एक और बात बता दें, इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे कि 16 ग्राम्स दिया तो 16 ग्राम्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू n एटम्स हो जाता, ठीक है, ऐसे हो जाता। और फिर इसको लिखते आप 1 ग्राम इज इक्वल टू n अपॉन 16 लिख देते एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे देखिए यहाँ पर भी n अपॉन 16 है, n अपॉन 16। अब खाली एटम से लेते तो 16 ग्राम्स लिख देते, क्योंकि O2 लिखा हुआ है इसलिए मैंने 32 करके दिखाया। दोनों मेथड सही है, जो आपको एग्जाम हॉल में सही लगेगा वही कीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 का री एग्जाम हुआ था नीट का, उसका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या है? 18 मोल्स ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा किसके पास है, तो उसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको पहले ठीक कर लेना होगा। H2O का मोलर मास कितना होता है, तो 1 into 2 plus 16 is equal to 18 ग्राम। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ वाटर होगा तो वो बनेगा आपका 18 ग्राम्स, और 1 मोल आपके पास अगर है वाटर का मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके पास n नंबर्स होंगे, यानी कि आपका 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होगा। और ये मोल तो है ना 18 ग्राम, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ही देगा, ठीक है। अब चले जाते हैं क्वेश्चन में। पहले 18 मोल्स, पहले ही मोल्स ले लिया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मोल्स तो 18 है इंटू 1 मोल ऐसे लिख देता हूँ, तो 18 और 1 मोल के लिए कितना n, ठीक है ना, n मॉलिक्यूल चाहे ऐसे लिख देता हूँ। 18 के लिए 18 मोल्स है, 1 के लिए 1 मोल इंटू 1 मोल कर देता हूँ आपको सुविधा। 18 इंटू 1 मोल, 18 इंटू 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? चलिए इसको देखते हैं। ये 8 इतना ग्राम्स, इसको आप डिवाइड कीजिए, मोल बनाइए पहले, इतना मोल्स है, ठीक है ना, मोल्स, जिसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ डेसिमल हटाओ, यहाँ पे आएगा, कट जाएगा, ये होगा 1/10 मोल्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/10 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 18 मॉलिक्यूल्स है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स में इसको कुछ मत कीजिए, सबको तो मॉलिक्यूल्स में ही कर रहे हो ना आप, मोल्स में थोड़ी करो, मोल्स को कन्वर्ट करो मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे 18 ग्राम्स दिया हुआ है, 18 ग्राम्स का आप तो जानते हो, 18 ग्राम्स को आप वैसे भी कर सकते हो, 18 ग्राम्स दिया हुआ है, आप उसको डिवाइड बाई 18 कीजिए मोलर मास से, तो आपको ग्राम्स दिया रहता है, मोल्स को पता चलता है ना आपको। अभी क्वेश्चन किया था, इसको हम लोग करते हैं 1 मोल 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब आपको खुद पता लग जाएगा कि किसके पास सबसे ज्यादा। यहाँ पे 1 इंटू लिख देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको। 1 इंटू यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल, ये देखिए बहुत ज्यादा है, ये नंबर 10 to the power 23 होते, ये तो छटाई हो गया पहले। अब देखिए ये 18 से मल्टीप्लाई किया है इनको, यहाँ पे 1/10 से, यहाँ पे 1 से, तो सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई इससे क्या है, ये वाला जो है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2015 का
री एग्जाम का ही है। इफ बहुत प्यार हो गया था उन लोगों को एवोगैड्रो नंबर मूल कॉन्सेप्ट से। तो इफ एवोगैड्रो नंबर एन ए भी लिखते हैं, एन कितने लोग लिखते हैं, एन ए भी लिखते हैं, एवोगैड्रो का ए है, नंबर के लिए एन है, इज चेंज्ड फ्रॉम, पहले तो ये था, अब बन गया ये पर मोल, ठीक है ना। एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, किसके, किसी भी आप ले लीजिए एलिमेंट को ले लीजिए। तो पहले तो हम लोग जानते थे एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23, कह रहे नहीं, मान लीजिए दूसरा एक साइंटिस्ट है, बोला नहीं उतने नंबर नहीं होते, होते हैं इतने 6.022 10 to the power 20 है, इतने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है। तो क्या कीजिएगा, क्या इसमें अंतर होगा, तो पहले तो इतना नहीं सोच के, पहले तो देखिए नंबर एक मोल में क्या होगा, नंबर ऑफ क्या ये 60, ये क्या 20 है ना, 20, ये 1000 मॉलिक्यूल्स कम हो गया, 1023 है ना, 20 हो गया, -3 हो गया ना एक तरह से। आप इसको 10 to the power -3 करोगे तो आएगा ना, ये आ जाएगा, सॉरी 10 to the power 3 से डिवाइड करोगे तब ये आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 1000 मॉलिक्यूल्स कम कर देने हैं, तो कम होगा तो क्या होगा, रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच, रेशियो का मतलब ये सबका फिक्स्ड होगा ना। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ग्राम्स, तो मास यूनिट ऑफ ग्राम्स ही है अभी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द रेशियो ऑफ द केमिकल्स ईच विल व्हाट इट विल चेंज, हाँ सॉरी फ्रॉम, तो क्या करेगा, क्या चेंज करेगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कोई भी एलिमेंट का मास था पहले, मास मान लीजिए इसका 12 था ना, ऊपर वाले के लिए 12 था, ये जब नहीं था तो ये 12 था, तो अब कम कर दीजिए तो कम हो जाएगा ना, लेस देन मान लीजिए 11.3 हो जाएगा ग्राम्स। तो मास चेंज हो, क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स कम कर दिए हो ना, 1000 मॉलिक्यूल्स कम किए हो, तो क्या चेंज होगा, मास चेंज होगा। तो यही ऑप्शन है, बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नहीं है, नॉलेज है, जस्ट अज्यूम करना कि अगर मॉलिक्यूल्स कम कर दिए तो क्या होगा। अरे भाई मॉलिक्यूल्स मान लीजिए मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 लड्डू थे, तो उसका वजन 1 किलो था, एग्जाम्पल के साथ, 1 ग्राम का नहीं होता है, मैं समझा वो भी ठीक कर देता हूँ। चलिए 100 लड्डू थे, 1 किलो वजन था, मैंने 10 लड्डू खा लिए, 90 हो गए, तो वजन भी तो कम हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा, वही बात है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर कम किए तो वजन भी कम हो जाएगा, तो यही तो पूछ रहा है। तो मास ऑफ इफेक्ट किसको करेगा, इसी को, मास ऑफ 1 मोल, अभी तो 1 मोल तुम 90 को बोल रहे हो, तो 90 को बोले तो 900 ग्राम ही आएगा ना। अब चलते हैं एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकली जैसे न्यूमेरिकल जब कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं, लेकिन परफेक्टली इसका मतलब क्या है नहीं अभी तक क्लियर किया हूँ, इसलिए मैं 2 क्वेश्चंस लिया हूँ, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, उसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि खोजना हो क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, और ये कितने एटम से बताना है मुझे। तो पहला नंबर समझिए कि वाटर बनता कैसे है। तो वाटर जो बनता है वो H2O से बनता है ना, तो वो कैसे बनता है, एक H और एक O लेकर बनते हैं, कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए, यानी कि 1 मॉलिक्यूल आप लेते हो या 1 एटम्स, 1 मॉलिक्यूल लेते हो आप ऑफ वाटर, तो आपको देता है 3 एटम्स टोटल। तो आप अगर n मॉलिक्यूल्स लेते सपोज कर लीजिए, तो कितना होता है एटम्स, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो 3 into n एटम्स होते हैं आपके। अब चले आते हैं क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आप जानते हो कि अगर 18 ग्राम्स है, इसको आप देखोगे तो 1 + 1 + 16 इज इक्वल टू 18 होता है, तो 18 ग्राम्स इज 1 मोल। तो अगर हम 18 ग्राम्स वाटर लेते हैं, हम अगर यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हम अगर 18 ग्राम्स वाटर लेते हैं, 18 ग्राम्स अगर वाटर लेते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल्स कितना होता है,
तो मॉलिक्यूल्स होता है n मॉलिक्यूल्स होता है ऑफ वाटर एंड दैट इज इक्वल टू 3 into n नंबर ऑफ एटम्स। ठीक बता पा रहा हूँ? देखिए n मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में तो आपके 3 एटम्स, n मॉलिक्यूल्स में 3 into n एटम्स हो जाएगा। अब अगर आप यूनिटी मेथड लें तो 1 ग्राम अगर आप लिए होते तो आप लिखते हैं n अपॉन 18 मोल्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बन जाता है 3n अपॉन 18 एटम्स। ठीक है, लेकिन लिया कितना हुआ है? तो लिया हुआ है आपका 0.05, 0.05 ग्राम अगर लेते हैं तो ये बन जाता है n अपॉन 18 इंटू 0.05 मॉलिक्यूल्स, और वो फिर लिखेंगे हम 3 इंटू n को कैलकुलेट करना, चूंकि पहले दिया हुआ तो मैं पूरा लिख रहा हूँ 6.022 10 टू द पावर 23 अपॉन 18, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। और अब मैं 0.05 से करूंगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे मैं डेसिमल हटा दूंगा, पावर टू 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो 5, तो यहाँ पे 10 1 सॉरी 10 1 यहाँ पे 10 11 हो गया और 30, ये आंसर है मल्टीप्लिकेशन ऊपर का अपॉन 6 10 टू द पावर 23 इंटू ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ऐसे। तो ये तो हो गया 5, उसके बाद 0 2 और 10 टू द पावर 21 हो गया। ये आपका आंसर जहाँ है उसको आप टेक कर दीजिए, ये है आंसर। इस तरह से हम लोग देखिए निकाले क्या नंबर ऑफ एटम्स, कैसे एटम्स को पहले हम मॉलिक्यूल्स को 3 एटम्स में तोड़े। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, विल कंटेन सो मच मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। पहले नंबर मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं Mg3PO4 ट्वाइस। इसमें देखेंगे एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल लीजिए, 1 मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए इसको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसमें कितने एटम्स आपके ये निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट खोलेंगे 3 और ब्रैकेट P2O4 into 2 यानी कि इज इक्वल टू 8 एटम्स ऑफ O आपको मिलेंगे, 1 मॉलिक्यूल इतना। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल का ये है, तो 1 मोल अगर लिए होते ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस तो उसमें 8 मोल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल 8 एटम, 1 मोल 8 मोल्स ऑफ O एटम्स। ठीक है, अब हमको खोजना क्या है? हमको खोजना है कि इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, उल्टा खोजना है, मुझे इधर से इधर आना है। तो ये कितना ले लें, पहले 1 ले लें, 1 मोल ऑफ O atoms will give you what, 1 मोल तो था यहाँ पे अपॉन 8 मोल्स ऑफ Mg3PO4 राइस, ये ले। फिर हमको करना क्या है, मुझे तो ये लेना है ना 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्या देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उतना से, तो 1/8 into 0.25 moles of Mg3PO4 twice। इसको हटाइए, यहाँ पे 10 to the power 2 दे दीजिए और ये काटिए तो कटेगा नहीं, वो आपका 3 टाइम जाएगा, 3.1125 ये आएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.125 और ये 10 पावर 2 पर ले जाएगा तो -2 होगा। तो ये आंसर आपका जाकर सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दोनों ऑप्शन खोज दिए। तो देखिए कैसे मैंने, यहाँ पर टोटल एटम्स की बात किया गया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स थे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की बात की गई।
इस क्वेश्चन में लेकिन देखिए केवल ऑक्सीजन की बात की है कि कितने ऑक्सीजन हम खोजे। यहाँ पे PO4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैं 2 से, और मैंने 8 एटॉमिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको टोटल एटम्स ही हमेशा पूछा जाए, आपको इंडिविजुअल किसी एक एलिमेंट का भी एटम उस मॉलिक्यूल में पूछा जा सकता है। सेकेंड केस में ये था, फर्स्ट केस में ये सामूहिक रूप से टोटल एटम्स की बात की गई थी, यहाँ पे इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर खाली ऑक्सीजन की एटम की बात की गई थी। आपकी फास्फोरस की भी पूछ सकते थे, वहां पे 2 एटम ऑफ फास्फोरस निकलते हैं आपके। मैग्नीशियम का पूछता है तो आप कहते हैं कि नहीं मैग्नीशियम 3 एटम्स है। तो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है, उसके ऊपर रिलेट करके आपको एटॉमिसिटी का ज्ञान होना चाहिए, कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में है और एक मोल उसका कितना एटम मोल बनाएगा। एक मोलर यहाँ पे मोलर मॉलिक्यूल है ना, 1 मॉलिक्यूलर मोल में है, कितने मोल्स ऑफ एटम बनाएगा वो पता चले। जैसे कि मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट दिया हुआ है तो ये 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इसके पास है, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस है, 8 मोल्स ऑफ आपका 8 मोल एटम्स का ये 8 एटम्स का ये मॉलिक्यूल लेते तो मोल में नहीं कहोगे, मोल्स जैसे देखिए यहाँ पे 1 मोल 8 मोल्स क्या ऑक्सीजन का, उसी तरह से 1 मोल 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस होगा, 1 मोल 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम होगा। किसका 1 मोल ले रहे हैं? मैग्नीशियम फॉस्फेट का। यही था एक एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट जो कि आपका जानना जरूरी था। अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम ही तो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा तो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी हालत में। देखते क्या प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेवर्स प्रोसेस। अब हेवर्स प्रोसेस क्या है? तो हेवर्स प्रोसेस एक्चुअली पढ़ोगे आप, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो कैसे बनता है देखिए, देखते हैं इसको। तो H2 प्लस N2 इज इक्वल टू NH3 अमोनिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो है ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब 2 से मिलूंगा तो कितने होंगे? 6 हाइड्रोजन होगा, तो 3 से यहाँ पे मिलूंगा बैलेंस करूंगा, नाइट्रोजन बैलेंस होती है। ये बैलेंस इक्वेशन ऑफ हेवर्स प्रोसेस। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कितने मोल्स ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, इसके ऊपर कितने मोल्स हाइड्रोजन है कि आप 20 मोल्स ऑफ अमोनिया तैयार करते हैं। माने हाइड्रोजन क्वेश्चन मार्क में है, ये क्वेश्चन मार्क में है, ये दिया हुआ है। पहले तो जाने कि यहाँ पर रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कहाँ क्या तैयार कर रहा है? वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया तैयार कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे अमोनिया मिला 20 मोल्स। अब मुझे बताना है कि देखो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू 3 मोल्स हम लेते हैं ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बात क्लियर हो गया। तो आप 1 मोल ऑफ अमोनिया किससे बनता है? यूनिटरी मेथड खोज रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड खोज रहे हैं। 1 मोल ऑफ अमोनिया ये बनेगा 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से। तो 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया equal to 3/2 into 20 moles of हाइड्रोजन से बनेगा। ये कितना हो जाएगा? 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 30 मोल्स जो लिखा हुआ है ये आंसर सही है, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्या है कि 22.4 liters of hydrogen gas is mixed with 11.2 liters of chlorine gas। देखो गैस दे रहा है, वॉल्यूम जब दे रहा है, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हमेशा गैसियस फॉर्म में ही होगा, ये दोनों वॉल्यूम है। each at STP the mole of HCl formed is equal to how much। तो पहला नंबर तो देखें फॉर्मूला क्या होगा, H2 है प्लस Cl2 है इज इक्वल टू HCl, ठीक है। यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा
जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया, जैसे पिछले क्लास में कुछ आइडिया बेसिक दे दिया था मैं, तो यहाँ पर भी हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उतना नहीं बताएंगे, जस्ट समझाएंगे कि कैसे रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में। लेबोरेटरी में तो हम लोग क्या थ्योरी में बता देते हैं कि इतना ले लो इतना ले लो मोल, क्या सचमुच ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग उसको फील करेंगे। देखिए यहाँ पे ये H2 है, ये Cl2 है, ये कितने दो है, ये दो है, तो बैलेंस करने के लिए हमको दो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल ये लेता हूं तो 1 मोल ये भी लेना पड़ेगा मुझे, और तैयार कितना होगा, 2 मोल से तैयार होगा। समझ लीजिए हाइड्रोजन है, ये लिखना एक बार लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन का 1 मोल लेना पड़ेगा आपको, क्लोरीन का 1 मोल लेना पड़ेगा आपको, और उससे आपको क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये तो गैसेस फॉर्म में है, अभी इसको फिर डिजोल्व कीजिए वाटर, तब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड अभी बना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है उसको हमको देखना है। 22.4 बन के हम बोले थे 22.4 लीटर्स लिखा हुआ है, और वो भी मान लीजिए एसटीपी लिखा हुआ है, एमटीपी लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 1 मोल के बराबर हो गया, और 11.2 जो है लीटर से कितना मोल्स के बराबर, तो 22.4 से डिवाइड कर, इसको 22.4 से डिवाइड करोगे पता चलेगा 1 मोल, इसको आप डिवाइड करोगे 22.4 से, तो ये हाफ मोल बनेगा। अब क्या कह रहा है कि आपको दिया गया है 1 मोल क्या हाइड्रोजन, और क्या दिया हुआ है 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 दिया हुआ है, यानी कि हाफ मोल, आपको हाफ मोल क्लोरीन दिया हुआ है। तो कितने मोल्स ऑफ HCl बनेंगे, अब ये तो नहीं जानते, 1 मोल प्लस 1 मोल इज इक्वल टू 2 मोल्स दिखाया थे सर आप, ये तो 1 मोल प्लस हाफ मोल है, कैसे बताएंगे, अरे हमेशा जब भी लीजिएगा आप इक्वल इक्वल 1 लेना है तो 1 ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है हाफ है, तो आप या तो 1 लीजिए या हाफ हाफ लीजिए, कौन सा लोगे ये, तो आपको अगर इसको 1 करना चाहिए तो 1 तो आपके पास है नहीं, आपके पास 1 है और हाफ है, तो आप एक ही काम कर सकते हो, इसका भी हाफ ले लो आप, और इसका भी हाफ ले लो आप, हाइड्रोजन का भी हाफ मोल ले लिए, क्लोरीन का भी हाफ, अब तो ठीक हो जाएगा ना, इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 से डिवाइड तो 2 मोल्स ये हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 मोल HCl, ये आएगा, ठीक है। अब कौन सा राइट हो गया इसमें, तो ये राइट हो गया। आप कहोगे सर इसमें तो क्वेश्चन आप बोले कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे, 1 मोल आ गया आंसर, तो हाँ बताएंगे। अब इसमें एक कहानी है जो कि छुपा हुआ है, ये जस्ट ए बेस फॉर द न्यू लेक्चर कह सकते हो। तो बेस ये है कि देखिए आप तो यहाँ पर हाफ मोल लिए, लेकिन दिया हुआ था आपको 1 मोल, यानी कि कुछ बच गया, आपका बच गया ना, एक्सेस हो गया ना, एक्सेस आपका हाइड्रोजन कितना था, वो था 1 माइनस, कर दीजिए 1 माइनस, समझा दें क्या, अच्छा कर दे, इतना हाफ मोल जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये आपका एक्सेस है, तो इससे मतलब नहीं है, देखिए एक्सेस जो था उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है इससे क्लोरीन से, क्लोरीन जो है पूरा यूज हुआ, वो जब बंद कर दिया, वो नहीं रहा, तो ये हाइड्रोजन कुछ काम का नहीं रहा, ये अमोनिया नहीं बना सकता है, तो ये जो क्लोरीन है इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है, यानी कि ये लिमिट कर देता है इस इक्वेशन को नहीं, इस रिएक्शन को। तो हम सोच लेते हैं कि चलिए 1 हो जाएगा, नहीं, हाफ मोल अगर दिया हुआ तो क्या होगा, हाफ ही मोल यूज होगा हाइड्रोजन का, और बाकी हाइड्रोजन बचा, एक्सेस हाइड्रोजन रह जाएगा कंटेनर में, आपके पास हाइड्रोजन भी रहेगा, आपके पास HCl गैस भी रहेगा, आपके पास
क्लोरीन गैस नहीं बचेगा, खत्म हो चुका है। जो खत्म हो जाएगा रिएक्शन उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं, ये लिमिट करता है कि कितना बनेगा प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका लेटेस्ट नीट क्वेश्चन है, ये 2024 का ही है। हमने कोशिश किया है कि आपको लास्ट 10-12 ईयर्स के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व कर दें, ताकि आप ये मैंने ऑलमोस्ट समझिए हम मैं जितना कर पाया हूँ कोशिश करके मैं खोज कर दिया हूँ, ये कर दिखाने के लिए कि जो हवा बना हुआ है मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कैसे सॉल्व करें। तो हमने देखा कि कॉमन सेंस के द्वारा हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि अनसॉल्वेबल था। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने के 2-3 बातें हैं जो कि दिमाग में हमेशा, मोल कॉन्सेप्ट जब भी पढ़े या आप उसके बारे में सोचे तो जरूर जाने। क्या है वो? पहला नंबर है कि देखिए हम लोग 3 चीज पढ़े, मोलर वॉल्यूम पढ़े, उसके लिए गैसेस कहा गया और एसटीपी लिया गया, और कहा गया ये 22.4 लीटर्स होता है, ठीक है, पर मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है ना, कोई भी गैस आप लीजिए नहीं आएगा उसको। फिर से आप अगर मिलीलीटर में लिखते तो 22400 ml कर देते हो। मोलर मास के बारे में हमने पढ़ा। मोलर मास जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मास ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं ये यूनिफाइड मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड इन ग्राम्स। ये फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम्स होगा, वाटर के लिए 18 ग्राम होगा, यहीं पे लोग मार खाते हैं। बाकी तो वो हम समझा देंगे अभी, कैसे मोल्स निकाल दें। और मोलर वॉल्यूम हो गया, मोलर नंबर जो कि n है, n या Na है, जो 6.022 10 टू द पावर 23 हम जानते हैं पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स इसलिए लिख रहा हूँ जो जिस टर्म में होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल लिखना होगा, एटम होगा तो एटम, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन। ये बात 3 आपको समझना है, ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। थर्ड है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका समझना है, मोल, 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स खोजने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज के, एलिमेंट के खोजने हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स किसी आयंस के खोजने हैं, किसी एटम्स के खोजने, क्या खोजने हैं, मॉलिक्यूल्स खोजने हैं, वो मुझे पता नहीं है। मुझे नंबर ऑफ मोल्स जिस टर्म में भी हो तो दूसरी बात है। अगर हमको वॉल्यूम दिया रहा तो एक पहला नंबर का हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम मान लीजिए गिवन वॉल्यूम V है उसको मैं 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं, या मैं अगर ये लीटर में दिया हुआ है तो, और अगर ये ml में दिया हुआ है तो इसको मैं 22400 ml से डिवाइड कर दूंगा, ये नंबर ऑफ मोल्स मुझे देगा। नंबर 2, अगर मैं नंबर 2 को छोड़ के 3 पर चला आता हूँ पहले, तो अगर दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स खोजना हो तो नंबर जो दिया हुआ यहाँ पे एन में लिखा हो तो इसको n लिख सकता हूँ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो मुझे, तो मैं Na से डिवाइड करूंगा तो हमेशा मुझे मोल्स मिल जाएगा। ये n है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ, देखिए ये अगर दिया हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर 20, 12 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इसको 1 मिनट के लिए पकड़ लेते हैं, ये 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मोल्स हो जाएगा। 6 12 को 2 टाइम्स काटेगा, इस तरह नंबर ऑफ मोल्स हम नंबर से निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स हम मोलर मास से कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसको बाद में लिखना हो लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको सोल्यूशन सेक्शन पढ़ाएंगे तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला सेक्शन। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें होगा एक वेट दे दिया जाएगा या मास दे दिया जाएगा, और कहेगा कि आपका मॉलिक्यूलर जो मोलर मास है इन ग्राम्स में लिखिए, ये भी ग्राम्स में दिया, ये भी ग्राम्स में दिया, ये लेकिन क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये चेंज होते रहेंगे। ये आप जो एलिमेंट, जो आयन, जो मॉलिक्यूल
जिस तरह से आप लिखोगे उस तरह से ये m का वैल्यू चेंज होगा। ये 3 चीज अगर आप सीख जाते हो, ये याद रखिएगा। ये वाला जो केस है ये फॉर गैसेस केवल है, और बाकी तीनों जो है, बाकी सब कुछ आपको सबके लिए लगेगा। ये तो सबके लिए नहीं लगेगा, लेकिन गैसेस के लिए लगेगा। ये गैसेस के लिए भी लगेगा, गैसेस के बाकी लिक्विड एंड सॉलिड्स के भी लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब चले आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, आज क्लास खत्म करने के पहले। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज, इसमें दिया हुआ हीलियम का क्वांटिटी दिया हुआ है, बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा, एटम्स किसमें ज्यादा। अब एटम्स क्यों लिखा हो, मॉलिक्यूल्स हम बोल देंगे। देखिए अब क्या हो सकता है, हीलियम का फॉर्मूला ये है, इसको आप एटम्स भी कह सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अब ये कैसे हो गया, देखिए हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है। जितने नोबेल गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, तो उनका एटम कही है तो वही कहलाएगा, सिंबल वही है, फॉर्मूला भी उसका वही होगा। तो इसलिए जितने नोबेल गैसेस, हीलियम क्यों, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जो भी लीजिए आप, सबका यही मिलेगा कि जो एटम का सिंबल है वही फॉर्मूला है फॉर मॉलिक्यूल्स। चलिए अब चलते हैं एटम के रूप में देखते हैं इसको। तो पहला नंबर इसका एटॉमिक मास जानना होगा। एटॉमिक मास 4 होता है U, तो मोलर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम्स। ठीक है, अब ये तो 1 मोल हो गया 4 ग्राम, से दिमाग रखना होगा। अब चलते हैं देखते हैं, नंबर पूछ रहा है, नंबर तो मोल में खोज लेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई करें, जितना मोल से उतना इंटू n हो जाएगा। चलते देखते 4 ग्राम दिया, फर्स्ट ए देते हैं, 4 ग्राम्स को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना हुआ, 1 मोल हुआ, इज इक्वल टू n 1 n 1 n माने 1 लिखते नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, 6.022 10 टू द पावर 23, ये आया। नंबर बी देखते हैं, बी क्या है, 4 मोल्स, 4 मोल पहले ही कह दिया, हम क्या करें, हम सीधा कर देंगे 4n, 4 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23, ये एटम्स में है आंसर, मॉलिक्यूल्स में लिखा होता है, आपके लिखा होगा मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एटम्स में है। नंबर सी देखते हैं, तो सी है 22.27 लिखा। आप जानते हो कि 2.271098 लीटर्स दिया हुआ है। एसटीपी पर दिया हुआ है, एसटीपी पर कितना होता है, 1 मोल 22.4, इसको 22.4 से डिवाइड कीजिए, देखिए आ गया वॉल्यूम का केस। तो इसमें आप क्या करोगे, डेसिमल इधर रहा हो तो इधर रहोगे, तो ये एक तरह से 20 ये भी पकड़ लें, जैसे ये क्या हुआ, यहाँ से डेसिमल यहाँ से हटा है, तो ऐसे भी पकड़ लें कि इतना ही पकड़ लें हम, अगर 22.7 डिवाइड बाय 7 को 4 भी मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो ये आया, तो इसको डेसिमल से हटाएंगे तो ये 1/10 मोल होगा, इक्वल टू 1/10 n होगा, इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 है, 22 हो जाएगा। एटम्स एक कम हो जाएगा ना, ये जाएगा तो माइनस में आएगा वहां पे, तो ये हो गया। नेक्स्ट डी, डी 4u, 4u बोल रहा है। अब देखिए 4u मतलब कितना हो गया, 4u मतलब तो 1 एटम हो गया, 4u is equal to just 1 atom, एटॉमिक मास 1 एटम का मास यहाँ पे दिया हुआ है 4u, तो 1 एटम सबसे लीस्ट हो गया। सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, मुझे तो ये दिख रहा है, क्योंकि ये 22 हो गया है, तो कौन सा ये है, बी है ऑप्शन, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी होता है। तो आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। आज बहुत अच्छा हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे जिसको कहते हैं मूल कॉन्सेप्ट, जो कि आपके केवल अभी नहीं बाकी के चैप्टर्स में भी इसका लाभ उठेगा, ले सकते हैं आप लाभ। मैं एक ध्यान दे रहा हूँ, एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर मेरे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स बन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और एक ऊर्जा प्रदान करने वाली बात है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, और ये बात मत भूलिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपको तो हमेशा हमारी थैंक यू रहती है, क्योंकि आप भी तो हमारे
सब समझकर्ता भगवान ईश्वर जो भी कहिए आप ही हो, आप अगर ब्लेस्ड हो तो हम भी ब्लेस्ड होंगे। दोनों की तरक्की एक साथ है, कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है। हम इसी साथ साथ आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और नीट भी क्रैक करेंगे। तो नीट करने के लिए क्या करना होगा? डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहिए और कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।